राम राम साथियों, मेरा नाम आदर्श है और आज मैं आपसे यहाँ पे आया हूँ बात करने करंट जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड। ओके, सो आप लोग इस बात से तो वाकिफ हैं कि इजराइल और अमेरिका ने साथ में मिलके खamenei जो सुप्रीम लीडर है ईरान की, उनको एलिमिनेट कर दिया है। और ये अभी परसों हुआ है, परसों रात को या फिर कह सकते हैं शाम को। और जब मैं इस न्यूज़ को सुना, आई वाज़ कंप्लीटली शॉक्ड। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी इज़राइल एक ही वॉर में या फिर दूसरी वॉर में खamenei को एलिमिनेट कर देगा। जब पहली रात में फॉलो कर रहा था इसको और रात में जब ट्रंप ने अनाउंस किया, तो ट्रंप तो देखो मुफ्फट आदमी है, मुझे भरोसा नहीं था ट्रंप पे। उसके बाद अगले दिन बेंजामिन नेतन्याहू ने भी किया अनाउंस और उन्होंने कहा मोर लाइकली, उन्होंने ये कंप्लीटली 100% नहीं कहा, उन्होंने कहा मोर लाइकली खamenei मारे गए। और इसके बाद इजराइल की मीडिया में भी ये न्यूज़ चलने लगा कि मोर लाइकली खamenei एलिमिनेट कर दिए गए। मुझे तब तक विश्वास नहीं था, मुझे तब तक विश्वास कंप्लीटली हो ही नहीं रहा था कि हाँ वो लोग मार गए। मुझे लग रहा है कि वो लोग फेक न्यूज़ चला रहे हैं ताकि मोमेंटम बने। बट जब तेहरान इसने अनाउंस किया कि हाँ खamenei इस दुनिया में अब नहीं रहे, और वहाँ की जो मीडिया है ईरान की, वो काफ़ी विभत्स रूप से वहाँ पे मतलब रोने लगी और दुःख प्रकट करने लगी उनके मारे जाने का। तब मुझे विश्वास हुआ और मैं शॉक हो गया था कि कैसे कैसे खamenei को मार दिया गया इतनी आसानी से। आसानी से तो नहीं कह सकते, इतनी जल्दी भी नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि जो इतने दिन से अमेरिका भूमिका बना रहा था, जो वहाँ पे अपने सारे यूँ कह सकते हैं कि नेवल जो पावर है वहाँ पे डिप्लॉय कर रहा था मेडिटेरियन सी में और ईरान के पास में स्टेट ऑफ मलक्का को देखते हुए, इसीलिए वो इतने दिन से वो स्ट्रेटजी बना रहे थे। उनका जो सीक्रेट लोकेशन है खamenei का, हमको लग रहा है उसको ट्रेस किया जा रहा होगा। डेफिनेटली मोसाद और सीआईए ने साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम किया है उनकी कंट्री के हिसाब से अपने लिए। और ये बात सत्य है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मिशन था, और जब पूरी दुनिया में कोई मान ही नहीं रहा था, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, तो इतना सोचो ये कॉवर्ड ऑपरेशन था और इतना मतलब सीक्रेटली एलिमिनेट किया गया है। और इस तरह की लोकेशन को खamenei के फाइंड किया गया है, सीक्रेट लोकेशन को, कि मैं अब आई वाज कंप्लीटली इम्प्रेस्ड। अगर आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि इजराइल एज अ नेशन, अगर मैं बात ही नहीं करता कि दुनिया क्या सोचती है, अगर आप खुद को एक इजरायली अगर होके देखें, एक यहूदी होके देखें, और फिर अगर सोचें कि आपका कंट्री इस लेवल पे काम कर रहा है, यू विल डेफिनेटली प्राउड ऑन दैट। ओके, यू विल बी डेफिनेटली प्राउडिंग ऑन योर लीडरशिप, हाउ दे आर वर्किंग। सो इजराइल एक बहुत अच्छा कंट्री है उनके हिसाब से। बहुत ज्यादा वहां पे लोग नेशनलिस्ट होते हैं, वहां के पावर, जितने भी पावर में हैं, जो भी अपोजिशन में हैं, सब लोग अपने कंट्री के हित में काम करते हैं। और एक इंडिया है, अब क्या बोलूं मैं, यहाँ के अपोजिशन, यहाँ की पावर में, जो लोग पावर में बैठे हैं वो भी, और जो लोग अपोजिशन में बैठे हैं वो भी। अपोजिशन तो महालीथड़ है, क्या बोलूं मैं। तो इंडिया को इजराइल से सीखना चाहिए कि कैसे कंट्री रन होती है, कैसे एक नेशनलिस्ट लीडर बनते हैं, कैसे हमेशा अपने नेशन के बारे में सोचा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जब खamenei मारे गए, उसके बाद ईरान बहुत ज्यादा रिटेलिएट कर रहा है। अब इसके रिpercussion तो ऑब्वियस सी बातें होंगे, तो ईरान काफी ज्यादा अग्रेसिव वे में रिटेलिएट कर रहा है, और जहां भी अमेरिका के बेसेस हैं वहां पे अटैक किया जा रहा है। दुबई, अबू धाबी और बहरीन। बहरीन में तो ऐसा माना जा रहा है कि पहले लोग क्लेम कर रहे थे कि कुछ सिविलियन एरिया को टारगेट किया गया है। उसके बाद कुछ लोग क्लेम करने लगे कि नहीं, सिविलियन एरिया तो था वो, पर यहाँ पे जो मिलिट्री थी वहाँ की, वहाँ के पर्सनल ज्यादा रहते थे, मिलिट्री के जो हाई रैंक के लोग रहते थे उस बिल्डिंग में ज्यादा रहते थे, इसलिए बहरीन में उस बिल्डिंग को टारगेट किया गया है। और दुबई में तो आप लोग वीडियोस काफी सारी देखी ही हैं, काफी ज्यादा ईरान अटैक कर रहा है दुबई में। और ये इस बात की चेतावनी है कि अगर तुम अमेरिका का साथ दोगे तो मैं तुम पे अटैक करूंगा, क्योंकि ईरान डायरेक्टली अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता है, ये बात सत्य है। इसीलिए वो जितने भी कह सकते हैं कि अमेरिका के बेसेस हैं इन सारी मिडिल ईस्ट में, उनको टारगेट कर रहा है। और देखो ये बात तुमको मानना पड़ेगा कि पड़ोसी ही पड़ोसी के दुश्मन होते हैं। ईरान, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका बिना इनको साथ लिए, इनको मतलब मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है जो अमेरिका के फेवर में,
उनको साथ लिए या उनके बिना इजाजत के अटैक कर देगा, क्योंकि अगर ऐसा करता तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते अमेरिका को, क्योंकि रमजान का महीना है इस समय और कोई भी कंट्री अमेरिका को डिफेंड ना करता। मुझे लगता है, मुझे क्या बहुत सारे लोगों को लगता है जो थिंक टैंक है, जो इस पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग कहते हैं इस बात को कि जितने भी अमेरिका के करीबी देश हैं उनका जरूर साथ रहा होगा ईरान पे अटैक कराने में। और या कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन प्रिंस जो वहाँ के मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पर्सनली अमेरिका से बात की और वो कह रहे थे कि इस समय बहुत अच्छा मौका है ईरान पे जाके अटैक करो। ये वो बात कह रहे थे और ये बात ईरान ने भी बोली है कि जो भी लॉबी कर रहा था अमेरिका से ईरान पर अटैक करने के लिए, उनको कॉन्सिक्वेंसेस भोगना पड़ेगा। इसीलिए मुझे लग रहा है ईरान ज्यादा दुबई को मार रहा है। और मुझे मुझे ये पर्सनली लगता है कि बिना इन लोगों के साथ लिए, बिना इन लोगों की इजाजत के अमेरिका या फिर इसराइल अटैक नहीं करते क्योंकि उसके बहुत बड़े रिपरकशन हो सकते थे। और बात करते हैं कि ईरान को तो कुछ लोग कहते थे बचा लेंगे, कुछ लोग नहीं, मतलब कुछ कंट्री जैसे कि रसिया और चाइना, तो वो लोग क्यों नहीं आए? देखो, ये इस समय बहुत ही, यूं कह सकते हो, नाजुक समय था। रसिया 4 साल से यूक्रेन में फंसा पड़ा है। रसिया के पास पावर बची ही नहीं है कि कहीं और जाके वो किसी और कंट्री को बचा सके, क्योंकि वो खुद उलझा पड़ा है ना। और जब लोग आदमी फंसते हैं तो वो पहले खुद को बचाते हैं, पहले अपने कंट्री को बचाते हैं, फिर कहीं जाते हैं। इस बात का सबूत ये प्रूफ है कि जो वेनेजुएला में अमेरिका ने किया और रसिया कुछ नहीं कर पाया, डेफिनेटली, क्योंकि रसिया इस समय कमजोर पड़ा हुआ है। और रही बात चाइना, देखो, ये बात मानो या ना मानो, पर मैं मान रहा हूँ ऐसी बात कि चाइना की मिलिट्री अभी वो पावर है ही नहीं उसमें कि वो जाके कहीं और ऑपरेशन कर सके। क्योंकि अभी चाइना बहुत ही, समझ लीजिए, इंडिया के साथ आजाद हुआ है और वो सब कॉपी है। और जो टेक्नोलॉजी होती है वो मोबाइल टेक्नोलॉजी और ये एआई में अंतर होता है मिलिट्री पावर में। मिलिट्री पावर में अभी चाइना के पास प्रॉपर इंजन नहीं है, वो अभी वॉर टेस्टेड नहीं है। तो अभी चाइना के पास वो मिलिट्री नहीं है कि वो कहीं भी जाके किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी वर्ल्ड में जाके वो ऑपरेशन कर सके। इसीलिए चाइना को तो छोड़ ही दो, रसिया आ नहीं सकता और कोई में इतनी पावर है नहीं जो यूएसए और चाइना के खिलाफ जा सके। चाइना, कह सकते हो, वो इकोनॉमी पावरफुल है पर उसकी मिलिट्री अभी बहुत कमजोर है, इवन रसिया से। और अमेरिका की तो छोड़ ही दो, अमेरिका पावरफुल है, ये मानना पड़ेगा। ये जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। और इस समय इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, मैं आपको इंडिया की पोजीशन डिफाइन करता हूँ। देखो, इंडिया के लिए दोनों कंट्री इंपॉर्टेंट थे। इसराइल, हम लोग उससे वेपन यूज लेते हैं और वेपन खरीदते हैं, और इसराइल हमेशा हमारी कोई भी वार हुआ हो, चाहे वो 1991 का वार हुआ हो, चाहे वो कारगिल युद्ध हुआ हो, सब में, मतलब कारगिल सॉरी 1991 ही था, चाहे वो उसमें था, क्या नाम है, मतलब काफी सारा हम लोगों को मदद किया है इसराइल। और हमेशा इसराइल कहता है कि वो पाकिस्तान को, तो कहोगे तो हम माने ही ना, हमारे लिए सब इंडिया है। वो कभी पाकिस्तान की तरफ मुड़ के देखता भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से भी ज्यादा दुश्मन पाकिस्तान को मानता है इसराइल। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, या फिर ये कह सकते हैं प्रॉब्लम है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो अब ये कह सकते हैं कि इंडिया का स्टैंड इस समय दोनों के लिए, दोनों के बीच में समझ लिए है, क्योंकि इसराइल भी इंपॉर्टेंट है और ईरान भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ईरान से अभी तो नहीं, फिलहाल हम लोग सस्ता तेल खरीदते थे, इंपोर्ट करते थे जब सेंसर नहीं लगाए थे यूएसए ने। और चाबहार पोर्ट अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑल्दो इस बजट में इंडिया ने उसमें काफी ज्यादा कम किया है अपना बजट ईरान चाबहार पोर्ट के लिए, बट स्टिल अभी हम लोग कुछ कुछ रुपए अलॉट कर रहे हैं। और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, जो कि मिडिल ईस्ट और फर्दर वेस्टर्न कंट्रीज से हमको एक्सेस देता था, यूरोपियन कंट्रीज से हमको काफी ज्यादा अच्छा और काफी सस्ते वे में हमको एक्सेस प्रोवाइड करता। सो दैट्स द मेजर पॉइंट कि इंडिया के लिए दोनों कंट्री इंपॉर्टेंट है। पर अब हमारी टॉप लीडरशिप है, अच्छी लीडरशिप है, वो डिफाइन करेंगे कि कहाँ हमको खड़े होना है। ऑल्दो वो लोग जस्ट ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग वाली पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये, मुझे लग रहा है, करते वो लोग बैकएंड में बहुत काम है, क्योंकि ऐसे नहीं, ट्रम्प बहुत प्रेशर बना रहे थे, काफी ज्यादा इंडियन
प्राइम मिनिस्टर पे और काफी ज्यादा डिप्लोमेट्स पे प्रेशर आ रहा था कि इंडिया की डिप्लोमेसी फेल होती जा रही है, और कुछ लोग अपोजिशन में, और ट्रम्प भी बोले थे इंडिया की इकोनॉमी डेड होती जा रही है, और फिर उन्हीं से इंडिया से उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट इस समय, और जो फिर फॉरेन कंट्रीज को हैंडल कर रहे हैं जयशंकर साहब, वो काफी अच्छा कर रहे हैं। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता, बाकी तो देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद दोस्तों।